हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें 5th चैप्टर है वो आपके हटा दिया गया था। 6th 7th 8th हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करने वाले 9th चैप्टर के बारे में जिसका हेडिंग है एंजाइम। जब मैंने आपको हार्मोन्स पढ़ाए थे, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने हार्मोन्स और एंजाइम्स के साथ में कुछ डिफरेंस बताए थे। और यही चीज़ मैंने आपको जब मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा रही थी उस टाइम में मैंने एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में डिफरेंस था वो मैंने समझाया था। तो आप लोगों को ध्यान में है ही थोड़ा बहुत तो कि एंजाइम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि जितना भी डाइजेशन है वो डाइजेशन एंजाइम के बिना होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम है। तो एंजाइम वर्ड का जो ओरिजिन हो रखा है, ठीक है, एंजाइम वर्ड का ओरिजिन हुआ है इन प्लस जाइम। इन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। तो इन यीस्ट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करने वाले थे वो कौन थे, बुकनर थे। तो बुकनर ने सबसे पहले यीस्ट के अंदर है जाइमीज एंजाइम को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए यहाँ पे इसका नाम इन यीस्ट से एंजाइम बन गया। ठीक है, तो एंजाइम वर्ड की डिस्कवरी है वो, एंजाइम की डिस्कवरी है वो तो किसने की, बुकनर ने। और एंजाइम का नाम जो दिया वो दिया कुहने ने। तो आप लोगों को ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है वो ध्यान में रखने हैं। आपके सिलेबस से हिस्ट्री है, जो एंजाइम की हिस्ट्री है वो हटा दी गई है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें बेसिक नॉलेज में है तो बेसिक नॉलेज में आपको ध्यान में रखनी होगी कि एंजाइम की डिस्कवरी किसने की और एंजाइम का जो नामकरण है, इसका जो नाम है वो किसने दिया, या कुहने ने दिया। उसी के साथ में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक सुमनर नाम से एक साइंटिस्ट थे। तो सुमनर ने क्या किया, सबसे पहले आइसोलेटेड फर्स्ट एंजाइम, जो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे ये यूरिएज है। ठीक है, वैसे तो सबसे फर्स्ट एंजाइम है वो कौन सा है, जाइमेज, लेकिन जो यूरिएज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम के प्योर क्रिस्टल फॉर्म इसने तैयार किए थे। तो क्रिस्टल्स को एंजाइम को क्रिस्टल की फॉर्म में सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे वो कौन थे, सुमनर थे। तो आपको इन तीनों साइंटिस्ट का नाम है वो अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, बुकनर, कुहने और यहाँ सुमनर। उसके बाद में आप देखिए कि एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, एंजाइम और लॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम की स्टडी उसको एंजाइमोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में है यहाँ पे एंजाइम के बारे में हम लोग देखें कि एंजाइम वर्क कैसे करता है। तो हमने कहा एंजाइम हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकली रिएक्शंस चल रही है उन सब में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हमारी बॉडी में जो होने वाली रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो मैंने आपको कहा था दो टाइप की होती है, एक तो कैटाबॉलिक होती है और एक एनाबॉलिक होती है। कैटाबॉलिक मतलब कि कुछ बड़ा प्रोडक्ट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। ठीक है, एनाबॉलिक में छोटी छोटी चीजें हैं वो बड़ा प्रोडक्ट बना रही है। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया था कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम लोग एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस का जो बैलेंस है उस बैलेंस को बनाए रखने का काम किसका होता है, एंजाइम का होता है। एंजाइम उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है। एंजाइम चाहे उसके साथ में जुड़ो चाहे उससे टूटो, तो वो क्या कर रहा है, दो चीज़ों को मिलाने का काम कर रहा है। हम जब एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ में जब हम एंजाइम की कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, तो उस थ्योरीज का जब स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे किस टाइप से कोई प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए एंजाइम है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग का ये जो चैप्टर है एंजाइम वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत इजी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शायद ये 3 वीडियो में आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं एंजाइम के बेसिक इंफॉर्मेशन की और एंजाइम की स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एंजाइम की डिस्कवरी है वो किसने की, एंजाइम का नाम है वो किसने दिया, और एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में किसने देखा, सुमनर ने देखा। ठीक है, और एंजाइम की स्टडी है वो एंजाइमोलॉजी कहलाती है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है कि ऑल्सो नॉन एज बायोकैटलिस्ट,
कैटलिस्ट का मतलब आपको ध्यान में है ही, और ये हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में मतलब लिविंग बींग्स में ये फंक्शन करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। उसी के साथ में इनको यहाँ पे मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स भी कह देंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने जैसे हार्मोन्स पढ़े थे उसी टाइम हम लोगों ने डिफरेंस में एक बात कही थी कि एंजाइम्स है वो एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी हुई है, वही हम यहाँ पढ़ते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे के सारे एंजाइम्स है वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बट यहाँ पे आप लिख सकते हो बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, हम सारे प्रोटीन्स को एंजाइम की कैटेगरी में नहीं बोल सकते, सारे एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। उसी के बाद में बायोलॉजी है, बायोलॉजी को एक्सेप्शंस की साइंस बोला जाता है, मतलब आपको कोई ना कोई यहाँ पे एक्सेप्शन यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि सारे एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव रिप्रेजेंट करते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं, आरएनए। तो आरएनए के कुछ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, राइबोजाइम और राइबो न्यूक्लियस। तो ये ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन नेचर के नहीं है, उनका नेचर कैसा है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड के जो बने हुए हैं, तो इनको क्या कहा जाता है यहाँ पे, जो प्रोटीन नेचर के नहीं होके इनको हम न्यूक्लिक एसिड नेचर का बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, राइबोजाइम और राइबो न्यूक्लियस। तो ये आपको दो एंजाइम है उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में द एंटीबॉडीज विच फंक्शन इज एंजाइम, कुछ एंटीबॉडीज भी ऐसी है जो एंजाइम की तरह रिप्रेजेंट करती है, तो एंजाइम की तरह जो फंक्शन करेगी वो कौन सी है, एंजाइम्स। जो जाइम वर्ड है, जाइम वर्ड एंजाइम वाला ही है। ठीक है, और एंटीबॉडी से ए और बी याद रह जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, तो एंजाइम्स है वो क्या होंगे, एंटीबॉडीज की तरह फंक्शन करने वाले एंजाइम्स हो चुके। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम को नेचर के वाइज इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो दो हिस्से यहाँ कौन से हैं, एंजाइम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो सिंपल एंजाइम और एक यहाँ पे हो गए कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, मोस्टली हम लोग जितने एंजाइम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो सारे कैसे होंगे, कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड है उनको होलो एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई काफी सारी चीजों से मिलके जो बना होगा वो होलो एंजाइम होगा, और एक सिंपल सी चीज बनी हुई होगी उसको सिंपल एंजाइम के फॉर्म में बोला जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल एंजाइम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल एंजाइम में आप देखिए कि ये ओनली प्रोटीन प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट है, तो इनको क्या कहा जा रहा है, सिंपल एंजाइम। और दो एग्जांपल्स आप ध्यान में रख सकते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो ये आपके ये दो एंजाइम आपको ध्यान में रखने हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने एक होलो एंजाइम की बनाई है, आपके बुक में ये है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो पूरा का पूरा है पोर्शन वो किसका है, प्रोटीन का, और प्रोटीन के अलावा जो पोर्शन रहेगा वो इतना छोटा सा पोर्शन रहता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग नेचर की हो गई, ये सिर्फ प्रोटीन का है, तो यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये अलग अलग नेचर का है, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब आप होलो एंजाइम के पार्ट देखिए, होलो एंजाइम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो एपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम वो पूरा का पूरा कौन से नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है। ठीक है, इट डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड स्पेसिटी ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होगा कि एंजाइम की एक तो स्पेसिटी, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक नेचर का होगा और एक स्पेसिफिक चीज में ही फंक्शन करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई माल्टोज है, उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, माल्टेज चाहिए। ठीक है, हमने कई जगह पढ़ा है कि ASE लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। जहां हम एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहीं मैं बात आपको वापस समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि ये सुक्रोज होता है उसको तोड़ने के लिए हम लोग माल्टेज यूज कर लें, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, अपना कुछ स्पेसिफिक नेचर लिए हुए हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने का काम ये कर ही रहा है। तो यहाँ मैंने कहा कि एपो एंजाइम में वो क्या है, इट डिटरमाइन स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ऑफ एंजाइम। तो ये स्पेसिफिक होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट, आप लोग देखेंगे जब हम इसमें की और लॉग थ्योरी पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि इसमें एक एक्टिव साइड होती है, जो चीज टूटनी है या जो चीज बननी है वो वहीं पे जाके अटैच होगी, ठीक है। तो ये होती है यहाँ की एक्टिव साइड। तो यहाँ पे आप एक्टिव साइड है वो ध्यान में रख लीजिए कि एक्टिव साइड कहाँ प्रेजेंट है, एपो एंजाइम पे प्रेजेंट है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, सिंपल एंजाइम पढ़ा, सिंपल सी चीज थी ये, एपो एंजाइम पढ़ा, ये भी बहुत सिंपल सी चीज थी। लेकिन हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया साथ में, कोई ना कोई, को का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है, टुगेदर वर्क करने वाला, ठीक है। तो ये नॉन प्रोटीनियस हिस्सा होगा, ये एपो एंजाइम था वो कैसा था, प्रोटीनियस हिस्सा था, ठीक है। इट डिटरमाइन कैटालिटिक एक्टिविटीज, जो भी कैटालिटिक एक्टिविटीज है उसको डिटरमाइन करने का काम किसका रहेगा, यहाँ कोफैक्टर का रहेगा। इसमें 3 पार्ट पढ़ने हैं हमें, उस 3 पार्ट में हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा को एंजाइम। तो को एंजाइम क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप है। उसके बाद में है मेटल या एक्टिवेटर जिसको बोल रहे हैं, तो एक्टिवेटर है वो किसके बने हुए हैं, मेटल्स के बने हुए हैं। ये दोनों ऑर्गेनिक और ये है मेटेलिक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में मैंने क्या लिखा है, ऑर्गेनिक पार्ट विच टाइटली अटैच्ड विथ प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट के साथ में जो टाइटली अटैच्ड है पोर्शन, कौन सा, ऑर्गेनिक, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल होंगे साइटोक्रोम और फ्लेविन प्रोटीन। तो आपको ये ध्यान में रखना है प्रोस्थेटिक ग्रुप में। उसी के साथ में यहाँ पे हम मेटल आयंस के बारे में बात करें, एक्टिवेटर के बारे में बात करें, तो एक्टिवेटर में एंजाइम और सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड या जो ब्रिज बनाने का काम करेगा, वो ब्रिज बनाने का काम कौन करेगा, एक्टिवेटर। हमने काफी जगह पढ़ा था, 8th चैप्टर हम लोग जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें कहा कि भाई एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम इनहिबिटर, काफी जगह हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने ये पढ़े थे पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक। तो ये क्या है, एक्टिवेटर की तरह काम कर रहे हैं, मेटेलिक आयन है और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने कहा था कि कुछ मेटेलिक आयन होते हैं या कुछ कार्बनिक पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे कोएंजाइम की तरह फंक्शन भी करते हैं। तो कोएंजाइम की तरह काम करने वाले कौन हुए, ऑर्गेनिक पार्ट विच लूजली अटैच्ड विथ प्रोटीन पार्ट, ये टाइटली अटैच्ड था, तो ये कैसे है, यहाँ पे लूजली अटैच्ड, मतलब ढीला ढाला सा बंधा हुआ है। और इसके एग्जाम्पल हो गए NAD, NADP और FAD। अब यहाँ पे आपको NAD, NADP और FAD इनकी फुल फॉर्म है वो ध्यान में रखनी है, आप लोग नोट कर सकते हैं, चाहे तो आपको बुक में अवेलेबल मिलेगी। निकोटीन, एमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। तो ये तो NAD और NADP की रहेगी, फॉस्फेट खाली उसमें ऐड होगा यहाँ डाई न्यूक्लियोटाइड तक, और FAD की रहेगी फ्लेविन, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये इस टाइप से यहाँ पे इसके कुछ 4 फॉर्म्स रहेगी। इस टाइप से आपका ये एंजाइम चैप्टर है वो बहुत इजीली कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से इसके नोट्स है वो बना सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।